गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज આપણે ધોરણ 9 વિષય હિન્દીમાં પાઠ નંબર 6 મેરી બીમારી શ્યામાને લઈ આ પાઠ જોવાનો છે। આ પાઠના લેખકનું નામ છે હરિવંશરાય બચ્ચન। તેમનો સૌપ્રથમ પરિચય જોઈ લઈએ। जन्म सन 1907 ईस्वी सन में हुआ था। निधन यानी मृत्यु सन 2003 में हुआ था। हिंदी साहित्य में हरिवंशराय बच्चन का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल के कवियों में बच्चन एक वरिष्ठ सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक, भारत के एक विशिष्ट के रूप में तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2-1 अन्य स्थलों पर आपने सेवाएं दी। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलनों, कवि गोष्ठी आदि में होता था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेट्स नामक कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सोवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि प्राप्त हुए हैं। तीर पर कैसे रुकूं में आज लहरों का निमंत्रण और इस पार प्रिय तुम हो, मधु है उस पार, न जाने क्या होगा जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों की जुबान पर है। मधुशाला, निशा निमंत्रण, सप्तरंगिनी, मिलन यामिनी, आकुल अंतर और एकांत संगीत नामक इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो क्या भूलो क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक शीर्षक से 4 खंडों में लिखी आपकी आत्मकथा है। मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश है जो क्या भूलूं क्या याद करूं में से लिया गया है। बच्चन जी की प्रथम पत्नी का नाम श्यामा था, जो सही अर्थ में एक आदर्श जीवन संगिनी थी। श्यामा की बीमारी उसकी खुद की न होकर बच्चन जी की थी, जो सेवा करते करते ले ली गई थी। बच्चन जी का यह मंतव्य श्यामा की पति भक्ति, कर्तव्यपरायणता और निष्ठा का प्रतीक है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में श्यामा की बीमारी का दर्दनाक और कारुण्य सभर निरूपण मिलता है, तो दूसरी ओर कवि की भावुकता और संवेदनशीलता का प्रकटीकरण मिलता है। क्या भूलूं क्या याद करूं श्री हरिवंशराय बच्चन की आत्मकथा है। हिंदी के इस सुप्रसिद्ध कवि ने अपने संस्मरण बड़े ही रोचक ढंग से आलेखित किए हैं। कवि अपने जीवन की घटनाओं के साथ उस युग का चित्र भी देता है। प्रस्तुत अंश क्या भूलूं क्या याद करूं से लिया गया है। यहाँ शीर्षक मेरी बीमारी श्यामा ने ली विषय वस्तु का भी निर्देश किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ मेरी बीमारी श्यामा ने ली हरिवंशराय द्वारा क्या भूलूं क्या याद करूं उनकी आत्मकथा का जो एक भाग है, उसी से यह मेरी बीमारी श्यामा ने ली आत्मकथा अंश लिया है। श्यामा हरिवंशराय की पहली पत्नी थी। बच्चन जी की बीमारी में उन्होंने तन मन से उनकी सेवा की। सेवा करते करते वे स्वयं बीमार हो गई और उसी बीमारी में उसकी मृत्यु हुई। प्रस्तुत संस्मरण में बच्चन जी ने अपने उन्हीं कठिन दिनों की यादें की है। तो अब हम पाठ में देखेंगे। मैं अपनी बीमारी को दुलराने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः
निर्भय था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो है ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, और मैं खाट पर न लेटता और भी अपने से काम लेता। मुझे भरे भट्ट बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बुखार की गर्मी और तेजी में तो मैं और ज़ोर से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का अधिकार, क्या अधिकार है? बीमारी अमीरों की हरमजदगी है। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता था। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, जिसमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छलित करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता था तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी ने सबसे पहले कहा है कि मैं अपनी बीमारी के दुलराने वालों में से न था। दुलराना यानी लाड प्यार करना। तो बच्चन जी ने कहा है कि मैं अपनी बीमारी को लाड प्यार करने वालों में से न था। मैं सच कहो तो अपनी बीमारी के बारे में सदा निर्भय था, यानी अपनी बीमारी से कभी डरता नहीं था। मैंने गांधी जी के एक लेख में पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। अपराध यानी गुनाह। हमें जो शरीर दिया गया है उसे स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हम उसे स्वस्थ न रख सके तो हम गुनहगार हैं। अपराधी यानी गुनहगार। हमें इस तर्क को आगे ले जाना पड़ा और अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे लगा कि जो गुनहगार है उसे दंड यानी सजा अवश्य देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं कभी खाट पर न लेटा रहता। ताव, सर्दी, खांसी ऐसी बीमारियों के बारे में बात की है। तो जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द वगैरह जो बीमारियां होती उसमें मैं कभी भी अपने खाट में लेटकर न सोता रहता। मुझे याद है भरे भट्ट बुखार में, भरा भट्ट बुखार यानी बहुत तेज बुखार में भी मैं अपनी ट्यूशन करवाने के लिए जाता था। बुखार की गर्मी और तेजी हो जाती। जब मैं पढ़ाता तभी मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का अधिकार न रहता, यह मैं सोचता रहता। बीमारी तो अमीरों की हरामजदगी है। हरामजदगी यानी हरामीपन। बीमारी तो अमीर लोगों की हरामीपन है, उन्हें ही बीमारी होती है। गरीब लोगों को कभी बीमारी नहीं होती, यह मैं मानता था। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगना चाहिए, गरीबों के पीछे बीमारी को न लगना चाहिए, यह मैं मानता। लिखने में तो मुझे जब कभी ऊंचा बुखार यानी बहुत तेज बुखार होता तभी मुझे लिखने में ज़्यादा सहायता मिलती, प्रोत्साहन मिलता। एक तरह की आग जैसे लग जाती, जैसे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, यानी मेरे जो सोच विचार थे वो सोच विचार ज़्यादा आने लगते थे मन में। जैसे एक गल पिघल कर मेरा हृदय डलता। गल पिघलना यानी कि अच्छी तरह विचार आना। भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उलचित करती। जैसे एक सोने को ताप में पिघलाया जाता है और अच्छी तरह वह पिघल कर घाट आकार देता है, उसी तरह मैं जब कभी ज़्यादा बुखार होता तो बुखार में लिखता, तभी मुझे अच्छी तरह से मन में विचार आते थे।
मैं कभी नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अध बदा कर लिखता था। अध बदा कर लिखना यानी हट करके, ज़बरदस्ती। मैंने अपने बुखार में हट करके ज़्यादा लिखा है। अगर मैं लिखना चाहता तो मुझे बुखार किसी भी तरह बाधा नहीं बनता था। बाधा यानी रुकावट। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हसबाबुल होते रहते थे। जब मुझे थोड़ा बहुत बुखार रहता तो मेरे काम नित्य क्रम के अनुसार चलते रहते थे। हसबाबुल यानी नित्य क्रम से काम होना। कोई मेरा बदन सुकर कभी कहता कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता कि हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। जब कभी कोई मेरा बदन सुकर कहता कि तुम्हें तो ज़्यादा बुखार है, तुम्हें नहीं लिखना चाहिए, तभी मैं उससे तुरंत कह देता कि बुखार भी है और मैं खुद भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था और वह बुखार में होता था और अच्छी कहानियाँ लिखता था। यहाँ लेखक ने कहा है कि किपलिंग एक साहित्यकार है। उसके बारे में लेखक ने कहा है, तो किपलिंग के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। किपलिंग यानी रडयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक थे। 30 दिसंबर 1865 में उनका जन्म मुंबई में हुआ था। इनके पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे। वे लाहौर म्यूजियम के क्यूरेटर थे। रडयार्ड किपलिंग प्रतिभाशाली कथाकार और कवि थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में वे लाहौर सिविल एंड मिलिट्री गजट के संपादक नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी अनेक कृतियों से अंग्रेजी का भंडार भरा। सन 1937 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये किपलिंग एक साहित्यकार थे। किपलिंग के बारे में हमने देख लिया। तो किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि जब कभी उसे बुखार होता तब बुखार में वह सबसे ज़्यादा काम करते और लिखते थे। बुखार में उन्होंने अच्छी तरह से कहानियाँ भी लिखी है। बुखार में कम लिखने की मुझे याद ही नहीं। उन्होंने ये भी लिखा है कि जब मुझे कभी बुखार हुआ हो और बुखार में मैंने कम लिखा हो, ऐसा मुझे कभी याद ही नहीं है। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टाने की 2 सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरूसी में पढ़े पढ़े लिखी थी। आगे कहा है कि मैं कैसे इसका निर्णय कर सकता हूँ कि प्रसंगवश मुझे याद आ गया कि अपनी 2 चट्टानों की 2 सबसे बड़ी कविताएं सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर और 2 चट्टान अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरूसी में पढ़े पढ़े लिखी थी, ऐसा उसने कहा है। सात्र यानी इसे हम देख लेते हैं। ज्या पाल सात्र इसका पूरा नाम है। 21 जून 1905 को पेरिस में जन्मे थे। दुनिया उनको फ्रेंच तथा जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जानती है। वे अस्तित्ववादी धारा के दार्शनिक, सशक्त कथाकार तथा मौलिक समाजशास्त्री थे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से विश्व चमत्कृत था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया था। यहाँ सात्र के बारे में कहा है कि सात्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा दिया था। तभी 2 चट्टाने अथवा सिसिफस बरक्स हनुमान मैंने प्लूरूसी में पढ़े पढ़े लिखी थी, ऐसा उन्होंने कहा है। तो सिसिफस यानी ग्रीक पुराणों में सिसिफस एक विलक्षण और चमत्कारी व्यक्तित्व है। वह कोरिंथ का राजा कहा जाता था। उसका शरीर व्रज की तरह मजबूत था। विशाल चट्टान उठाकर पर्वत शिखर तक फेंकता था, जो शिखर तक पहुंचकर वापस आ जाती थी। सिसिफस
को इस खेल में आनंद आता था। उसने मृत्यु को बंदी बना लिया था। ग्रीक पुराणों में उससे संबंधित अनेक कथाएं प्रचलित हुई है। तो यहाँ सिसिफस के बारे में भी हमने जान लिया है। अब आता है प्लूरूसी। प्लूरूसी यानी फेफड़ों में पानी भर जाना। जब कभी मनुष्य के फेफड़ों में पानी भर जाता है तभी उसे प्लूरूसी की बीमारी हुई ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ उसने सिसिफस ने कहा है कि प्लूरूसी में मैंने ज़्यादा लिखा है। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था बीमारी मुझे पराजित न करती थी। जब मैं युवा था तभी मुझे बीमारी कभी हरा नहीं पाई है। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? बुखार यानी जो बुखार है वो कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे मार के पीछे भूत भागे। विश्राम तिवारी ने कहा है मार के पीछे भूत भागे कहानी में आ सकता है। कहावत। मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध किया था काम के पीछे बुखार भागे। विश्राम तिवारी कहा करते थे कि मार के पीछे भूत भागे, यानी मैंने विश्राम तिवारी के कहावत को अपने प्रयोग से सिद्ध किया था कि काम के पीछे बुखार भागे, यानी जब काम करते रहो तो बुखार अपने पास भी नहीं आता। मार के पीछे भूत भागे यानी जब मार पड़ती है तब अच्छे का होश ठिकाने आ जाता है। यह बुखार मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मुझे झकझोर रहा था। यहाँ अब लेखक ने कहा है कि यह बुखार मुझे मामूली न था। इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीने से मेरे साथ चलता आ रहा था और जो शांत होने से पूर्व उसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था। झकझोरना यानी हिला देना, और वो मुझे 9 महीनों से मेरे साथ था, यानी मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा था। स्कूल बंद हो गया था, ट्यूशनों पर मैं जाता था। अब स्कूल भी बंद हो गया था, ट्यूशन करवाने के लिए मैं जाता था। उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी, उसके आमदनी की मुझे बहुत ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी। स्कूल बंद था, ट्यूशन सिर्फ चालू था, इसलिए मेरी किताबें ज़्यादा बिकती नहीं थी। कर्ज सिर पर चढ़े था, कर्ज मेरे सिर पर ज़्यादा हो गया था। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। बुखार 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, ऐसे करते करते जुलाई महीना तक बुखार चलता रहा। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता। अब बुखार के साथ साथ ट्यूशन पर ही नहीं जाना होता था, लेकिन पूरा दिन स्कूल में भी पढ़ाना पड़ता था। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं, शाम को 1 से 102 के बीच स्कूल में भी पढ़ाने जाना पड़ता था। इसलिए जब सुबह घर से निकलता तो बुखार का नामो निशान नहीं रहता था, और जब शाम को घर लौटता तो 101 से 102 के बीच बुखार मुझे रहता था। कमजोरी दिन दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा शौकिया, दवा बाटू, एक होम्योपैथिक कर रहा था। कमजोरी मेरे शरीर में दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, धीमी धीमी खांसी हो रही थी, और दवा शौकिया, दवा बाटू यानी दवा बांटने वाला होम्योपैथिक वाले में से मैं उसकी दवाइयाँ ले रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। कभी कभी मन में मुझे विचार आता था कि क्या मुझे तपेदिक हो गया है। तपेदिक का अर्थ होता है, हम जिसे गुजराती में कहते हैं टीबी, तपेदिक यानी टीबी। तो मुझे कभी कभी मन में सोच विचार आता कि क्या मुझे टीबी हो गई है।
हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बाहर होना, यानी अपने वश में न होना। कभी कभी मुझे ऐसा लगता, अगर एलोपैथी का अर्थ होता है मेडिकल वगैरह की अंग्रेजी उपचार पद्धति की दवाइयाँ। तो यहाँ लेखक ने कहा है कि शायद मुझे टीबी हो गई हो तो अंग्रेजी उपचार तो अपने वश में नहीं था, क्योंकि इतने सारे पैसे नहीं थे। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ? क्या उस समय मेरे जीवा पर सरस्वती का वास था कि मैंने कहा था कि मैं श्यामा की बीमारी लेने जा रहा हूँ, और श्यामा की बीमारी खुद मैंने ले ली? बैठी है तो कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है? क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा एकदम स्वस्थ है, जिसने पिछले 6 वर्षों में से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है? ज्वर यानी ताव, बुखार, ताव में से मुक्त नहीं हो पाई है। पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर अंदर खाई जा रही थी। पर मेरी बीमारी जो थी श्यामा को अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, यानी मन में अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रही थी। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उसने अपने आप को अपनी इच्छा से स्वस्थ कर लिया था कि मेरे कारण उन्हें ज़्यादा नुकसान न हो, इसलिए वह एकदम मन से स्वस्थ रहती थी और वह कहीं भी मेरी चिंता न बन जाए, इसलिए वह एकदम बिल्कुल स्वस्थ रहती। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। मेरी पत्नी श्यामा के अलावा मेरी बीमारी के बारे में और किसी को पता भी नहीं था, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से ही किया करता था, क्योंकि मैं मेरे अपने जो काम थे सारे काम खुद ही कर लिया करता था। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवाऊँ। गर्मी के दिनों में तो सभी लोग दुबले पतले हो जाते हैं, यानी थोड़े बहुत बीमार हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझे, यानी श्यामा ने मुझसे कहा कि आप डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी जांच परीक्षण यानी तपास करवाए। मैंने टालम टूल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊं वह खाना नहीं खाएगी। उसने मुझे बीके मुखर्जी से अपना परीक्षण करवाने के लिए कहा, लेकिन मैंने उसे आज जाऊंगा, कल जाऊंगा ऐसा करके टालम टोल कर दिया, यानी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कल। टालम टोल करना यानी मुहावरे का अर्थ है तो उसका अर्थ होता है आनाकानी करना। मैंने आनाकानी करके मना कर दिया, तभी उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ देना। ब्रह्मास्त्र छोड़ना मुहावरे का अर्थ है अचूक अस्त्र का प्रयोग करना, जो कभी खाली नहीं जाता, उसके बारे में ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। उसने तभी एक ब्रह्मास्त्र सा वचन छोड़ दिया, जब तक मैं डॉक्टर को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बताऊंगा वह खाना नहीं खाएगी, ऐसा उसने कह दिया। अब ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था, अब मुझे उसका ब्रह्मास्त्र के रूप में जो शब्द कह दिए थे उसे मानना ही था। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है। डॉक्टर मुखर्जी को डर था कि मेरे ऊपर क्षय यानी टीबी का आक्रमण हुआ है। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। उन्होंने नुस्खा लिख दिया। नुस्खा यानी हकीम वैद्य द्वारा बताई गई रोग की औषधि को हम नुस्खा कहते हैं। तो उसमें उन्होंने नुस्खा लिख दिया और थोड़े दिनों के लिए चिंता मुक्त होकर रहने के लिए कह दिया। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। मौत का परवाना लगना मुहावरे का अर्थ है, यानी मृत्यु का कारण बनना। डॉक्टर बीके मुखर्जी का नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा।
क्या मेरी विदा का समय आ गया? मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या मेरा अंतिम समय आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? क्या मैं इतने ही दिनों के लिए इस धरती पर जिंदगी लेकर आया था? इतना ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने? क्या मैं इतने ही दिनों के लिए अपने जीवन का आनंद ले सकता था? मेहनत करके, जीवन में संघर्ष करके दुख संकट उठाने के लिए आया था। स्वागत के ही साथ विदा की होती देखी तैयारी बन लगी होने, खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला, तभी मुझे मेरी कविताएं याद आने लगी। ये स्वागत के ही साथ अब विदाई होती हुई दिखाई देने लगी है। मेरी अब जीवन रूपी मधुशाला बंद होने जा रही है। क्या मैं अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी उस समय स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है? मुझे मन में ही मन में एक प्रश्न खाए जा रहा था कि श्यामा के जीवन में क्या वैधव्य यानी विधवा होने का भी लिखा है? भाग्य यानी नसीब। यहाँ तक भाग 1 में हम देखते हैं। अब आगे का जो है वो हम अगले वीडियो में दूसरे भाग में देखेंगे। नमस्कार।